हेलो क्लास 8 के सभी भैया बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल पढ़ेंगे। जैसा कि मुझे भूगोल पढ़ाना है, मैं भूगोल में प्रथम अध्याय जो संसाधन है, रिसोर्सेज, संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे उपयोग में वस्तुएं आती हैं, जो हमारे आसपास हैं, वे सभी संसाधन है। आज हम लोग दूसरे अध्याय में उसी से मिलता जुलता मुख्य रूप से जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, अंत में लिखा है संसाधन, ये सभी हमारे मुख्य रूप से संसाधन हैं। भूमि जिस पर हम रहते हैं, हम जिस पर खाते हैं, अन्न प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार के उपभोग हम मृदा से प्राप्त करते हैं। ये है भूमि। मृदा, जल, जल के बिना जीवन नहीं है, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भैया बहनों, इस पाठ में जो मुख्य रूप से दिया गया है भूमि, भूमि एक बहुत व्यापक चीज है। जैसा कि हमारी जनसंख्या है, भूपृष्ठ का लगभग 30% ही भाग पर हमारे मानव जीवन है, और 70% पर क्या है? जल है, अन्य प्रकार के जनजीवन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूमि किस प्रकार से हमारे आधुनिक और पारंपरिक समय से कैसे उपयोग में हम मानवों को सहयोग प्रदान करता रहा है। पहले पाठ में प्रारंभ करने से पहले मैंने बताया था कि भूगोल में पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी भूमि भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति, किसी देश के निवासी और वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और वन्य जीवन, इसका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो ठीक इसमें से कुछ भाग जो बताए गए सीमित परिभाषाओं में यह आता है। तो पहला है, हम लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। सामाजिक विषय में केवल भाषाओं की तरह लाइन बाय लाइन देखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी लेक्चर के बारे में ध्यान देंगे और समझेंगे। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में, अर्थात तंजानिया अफ्रीका, अफ्रीका जो है हमारा एक महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से अफ्रीका हमारा एक महाद्वीप है। आप लोग 7 महाद्वीपों के नाम जानते होंगे। जो भैया बहनें नहीं जानते होंगे वो पीछे क्लास में जो बताया गया होगा उसको देख लेंगे कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें जैसे तंजानिया, बुरुंडी, किन्शासा, कटंगा, उरुग्वे, पराग्वे, दार-ए-सलाम, कीनिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, ये सब हमारे अफ्रीका के देश हैं जहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत पड़ता है, अर्थात तापमान वहाँ पर अधिक होता है। ये अलग विषय है। हम ये देखते हैं कि एक छोटे से गांव की एक लड़की है जो कैसे अपने घर के कामों में हाथ बटाती है, और उसे किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हुए और एक पारिवारिक स्तर पर हर प्रकार के सहयोग की भावना रखती है। भैया बहनों,
हम लोग पढ़ाई, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित अलग है, लेकिन पढ़ाई का मतलब यह है कि हम लोग बिना अपने घर पर काम किए यदि हम ऐसे घूमते हैं तो ये ठीक नहीं। इसलिए हमें काम करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। जैसे पहले बताया गया कि 30% ही हमारा भूभाग है जहाँ पर हमारे पूरी जनसंख्या 90% निवास करती है। और हमारा भूमि इसीलिए महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। भूमि के द्वारा हम देखते हैं कि भूमि और जलवायु, भूमि है तो जलवायु है, जल और वायु, अर्थात जल और वायु, भूमि के साथ साथ जल और वायु। हमारे जल के साथ साथ जिस मिट्टी पर, जिस भूप्रपटी पर जल और वायु का संभव होता है वहाँ जलवायु होता है। अर्थात एक छोटे से क्षेत्र में जो जिस प्रकार की जलवायु होती है वहाँ के मुख्य रूप से हमारा जल और वायु का कारण होता है। अभी आप देखते हैं कि कभी कभी मौसम में तेज धूप होता है और कभी कभी इस गर्मी के दिन में ही कभी पानी होने लगा और वो भी पानी हवा के साथ। तो ये क्या है? ये मौसम को बदलने का एक तरतीब है प्रकृति के द्वारा। ये मौसम अर्थात ये हमारा बरसात का जलवायु नहीं है, लेकिन अभी दिन भर में जो जलवायु में परिवर्तन होता है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, इसको हम जलवायु कहते हैं। इस प्रकार से जलवायु के आधार पर हमारे पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण होता है। जैसे जहाँ की जलवायु सम होगी, मृदुल होगी, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे आवागमन के साधन, परिवहन के साधन, उद्योग के साधन, कृषि के साधन इत्यादि प्रकार के भैया बहनों जहाँ पर हमारी उपलब्धता रहती है वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जनसंख्या हमारी सर्वाधिक निवास करती है। और जिन क्षेत्रों में जैसे वनवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ये रेलवे लाइन नहीं है, सड़क परिवहन नहीं है, अर्थात अन्य प्रकार के संसाधन विहीन है, इसलिए वहाँ जनसंख्या हमारी सर्वाधिक निवास नहीं करती। इसलिए जलवायु के आधार पर हमारी जनसंख्या का वितरण निहित होता है। तो जनसंख्या का, जिसको हम जनसंख्या का घनत्व भी कहते हैं, आगे हमको जनसंख्या का घनत्व मिलेगा कि कितनी वर्ग में कितनी जनसंख्या रहती है। ये चीज़ हमारे उच्च क्लास में इसको बताया जाता है, लेकिन छोटे स्तर पर ये जनसंख्या जलवायु, संसाधन, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में संसाधन नहीं है, जलवायु ठीक नहीं है, भूमि कृषि करने योग्य नहीं है, तो क्या वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी? कदापि नहीं। इसलिए हम छोटे स्तर पर ही समझें कि जहाँ की जलवायु मृदुल होगी, सम होगी, समशीतोष्ण होगी, वहाँ जो आवागमन के साधन होगा, जो उद्योगों का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। हम देखते हैं एक छोटे से ऑस्ट्रेलिया देश में, वहाँ पर भैया बहनों परिवहन का, अस्थलीय परिवहन का कमी है, इसलिए हवाई क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसलिए परंतु वहाँ पर उद्योग और जनसंख्या का सर्वाधिक निवास स्थान है। विश्व में हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या बहुत ही एक विरल क्षेत्र में निवास करती है। अधिकतर जनसंख्या हमारे ऐसे भूमि के क्षेत्र में रहती हैं जहाँ की उद्योग धंधे विकसित होते हैं। अब हम आते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग एक ऐसा कारक है, जैसे हम कहते हैं कि मानव का उपयोग क्या है। मानव का उपयोग अर्थार्जन करना, अपने बड़ों का आदर करना, कमाना, परिवार को चलाना। इसी प्रकार से
भूमि का उपयोग जो है हमारे एक कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए और भौतिक कारकों के लिए इस प्रकार से हम भूमि का उपयोग करते हैं। अपने घर पड़ोस में हम देखते हैं कि भूमि एक ऐसे स्थान पर जहाँ की हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, तो वहाँ उसका देखभाल, वहाँ उसकी अपने आप में उसको एक अच्छे ढंग से उसमें हम कार्य कर सकें। जैसे हमारा भूमि, किसी किसी के पास भूमि बहुत कम है तो छोटे पैमाने पर कृषि करते हैं, अपने पूरे वर्ष अर्थात कुछ माह के लिए ही अपने उसमें फसल को उगाते हैं। परंतु जिनके पास भूमि अधिक है वो अपने पूरे वर्ष के लिए अर्थात इसके अलावा भी वो बेचने के लिए या दूसरों को देने के लिए भी अन्न पैदा करते हैं। तो भूमि का उपयोग जो है इस प्रकार से प्रौद्योगिकी और उद्योग, कृषि और अन्य प्रकार के उद्योग के लिए होता है। इसमें भूमि उपयोग और उसका एक अच्छे ढंग से उसका उपयोगिता के आधार पर उसमें हम कार्यों को संपन्न करना, इसलिए कृषि हमारा भारत का सबसे प्रमुख कार्य है। इसमें लगभग कुल जनसंख्या का 80% भाग हमारे कृषि कार्य में लगी हुई है। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि को कैसे हम उपयोग में लाते हैं। और स्वामित्व का मतलब है कि सामुदायिक अर्थात भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, अर्थात जो हमारा कुछ ऐसे भूमि है जो स्वयं हम उसमें उत्पादन करते हैं, और कुछ ऐसे भूमि होता है जो एक से अधिक अनेक व्यक्तियों के नाम से लेकर के और उसमें उद्योग धंधे लगाते हैं। तो ये हमारा भूमि का साझा संपत्ति कहा जाता है, जिसमें चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना या कोई उद्योग करना, इस प्रकार से भूमि का पार्टनरशिप एक्ट होता है। उसमें जनसंख्या और प्रति विरल, इस जनसंख्या के आधार पर भूमि का वितरण भी होता है। जहाँ जनसंख्या हमारी अधिक होती है वहाँ पर भूमि की उसकी बनावट और एक अच्छे तरीके से हम देख पाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि भूमि कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, अर्थात यदि भूमि को हम एक संसाधन मानते हैं और इसका संरक्षण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भूमि संसाधन का संरक्षण, जो भूमि हमारा एक संसाधन है, वनस्पति हमारा एक संसाधन है, तो इसका संरक्षण का मतलब कि भूमि के कटाव, जैसे हम भैया बहन देखते हैं कि हमारे कृषि कार्यों में, एक छोटा सा उदाहरण, कृषि कार्य में जब बरसात के दिनों में खेत की जुताई होती है और भूमि वर्षा के कारण कटकर और गड्ढे नाले में या दूसरे के जगह में, जमीन में वह भूमि का पानी जाता है, अर्थात वो भूमि का कटाव होकर के उसमें उसका उर्वरक शक्ति इत्यादि मृदा चला जाता है। तो हम इसको रोकने के लिए इसको संरक्षण करते हैं और इसका हम देखते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनिमय, उपयोग तथा अतिचारण पर रोक, इन सब पर यदि हम रोक लगाते हैं, जैसे पशुओं के चारण, अधिक पशु हमारे भूमि पर विचरण करते हैं तो हमारा भूमि क्या होता है, अनारक्षित होता है, संरक्षण नहीं होता है। इस प्रकार से हम भूमि का संरक्षण हम विभिन्न आधारों पर उसमें वन लगा करके, उसमें हम भूमि कट न सके, जंगली उसमें वृक्ष लगा करके इसका हम उसका संरक्षण करते हैं ताकि भूमि का कटाव न हो सके। मृदा,
और मृदा देखते हैं कि मृदा हमारी भूमि का वह ऊपरी भाग है जिसमें भैया बहनों मिट्टी का पोषक तत्व रहता है। कृषि करने योग्य भूमि का जो उर्वरा शक्ति होता है वह भूमि के ऊपरी सतह पर एक दानेदार के रूप में, जैसे देखते हैं कि हमारे मानव शरीर में जो त्वचा है, ये त्वचा क्या है, हमारा सबसे ऊपरी सतह है। ठीक उसी प्रकार से भूपर्पटी का अर्थात भूमि का पर्पटी का वह सबसे ऊपरी भाग है जो भैया बहनों लगभग 6 इंच तक होता है। 6 इंच या 6 इंच से कुछ ज़्यादा तक वह उर्वरा शक्ति उस भूमि पर रहता है जिसको हम मृदा कहते हैं। अर्थात मृदा का मतलब है कि हम मृदा तत्व से, और इस प्रकार से हम भूमि के बारे में जानकारी किए, कुछ वन के बारे में किए, भूमि किस प्रकार से हमारे भारत में अवितरित है, किस प्रकार से निर्जन क्षेत्रों में हमारे भूमि का क्या उपयोगिता है, कहाँ किस प्रकार से जनसंख्या कम और विरल या सर्वाधिक क्यों होती है, ये सब हमारे इस पाठ में बताया गया है। अभी इस पाठ का हम लोगों ने लगभग आधे भाग को पढ़ा गया और शेष भाग दूसरे सोपान में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक भैया बहनों आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ कर के एक बार समझेंगे कि वास्तव में जो व्याख्यान में, जो एक्सप्लेन में जो चीज़ें बताया गया क्या वो है या कुछ उसमें से मिश्रित करके मिला करके कुछ और बताया गया। तो भैया बहनों पाठ में जितना दिया रहता है उससे कुछ अलग भी एग्जाम्पल के तौर पर बताने का एक प्रारूप होता है। इस प्रकार से हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और शेष दूसरे सोपान में इस पाठ को हम लोग पढ़ करके और प्रश्नोत्तरों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।